चुनावों के इस मौसम में हम हर रोज आपसे मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी खास राजनीतिक शख्सियत के साथ और आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा जी से। धन्यवाद सिद्धिविनायक टीवी का। केंद्रीय गृह मंत्री जी की अभी बात करें, वो दौरे पर आए थे, धर्मशाला में आए जहां पर विशाल जनसभा जो है वो इकट्ठा हुई थी। समाज का हर वर्ग जो है वो उस रैली के अंदर उसका भागीदार बना और उन्होंने गृह मंत्री को वहाँ पे सुना और उनके अंदर जो उत्साह था वही उत्साह भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहा है कि हिमाचल में 4 की 4, देश में 400 पार और 6 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की आदत रही है शुरू से ही भ्रम फैलाने की। जब जब इनको हार दिखलाई देती है ये भ्रम फैलाते हैं। यानी जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और इनसे सत्ता छीनी है तब से इनको लोकतंत्र भी खतरे में लगता है, इनको वोट का अधिकार भी खतरे में लगता है, इनको संविधान भी खतरे में लगता है। उनका चेहरा जो है वो जनता के सामने आ चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको कोई चुनौती नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधीर शर्मा भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से उन्होंने अपना एक एक क्षण देश के लिए दिया है, देश के विकास के लिए दिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है और भारत की छवि विश्व स्तर पर पहुंचाने का जो उन्होंने संकल्प लिया था उस संकल्प को भी उन्होंने पूरा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिद्धिविनायक टाइम्स और मैं हूं नेहा रंगत। चुनावों के इस मौसम में हम हर रोज आपसे मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी खास राजनीतिक शख्सियत के साथ और आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सिद्धिविनायक टीवी का। जी, अगर हम बात करें, चुनावी मौसम चल रहा है, दोनों ही पार्टियां जो है जोरों शोरों से लगी हुई हैं। बहुत कम समय रह गया है 1 जून आने में और आप अभी हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री जी की अभी बात करें, वो दौरे पर आए थे, धर्मशाला में आए जहां पर विशाल जनसभा जो है वो इकट्ठा हुई थी। लोगों ने काफ़ी उनका समर्थन भी किया। तो क्या लगता है आपको उसके बाद जो जनता है, कितना ज़्यादा विश्वास, 6 सीटों की अगर हम बात करें तो कितनी ज़्यादा बीजेपी आश्वास है? देखिए, गृह मंत्री जी यहाँ पे आए थे और आपने कल वहाँ आप भी उस रैली का एक हिस्सा बन करके एक पत्रकार के नाते आप शामिल हुए और आपने देखा होगा चाहे नौजवान हो, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, समाज का हर वर्ग जो है वो उस रैली के अंदर उसका भागीदार बना और उन्होंने गृह मंत्री को वहाँ पे सुना और उनके अंदर जो उत्साह था वही उत्साह भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहा है कि हिमाचल में 4 की 4, देश में 400 पार और 6 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। जी, अगर हम बात करें भाजपा के बाद जो कांग्रेस है, उन्होंने भी विशाल रैली जो है वो करनी शुरू कर दी हैं। आज नाहन में राहुल गांधी आए थे जहां पर विशाल जनसभा इकट्ठा हुई और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है, भाजपा जो है, ये वोट का अधिकार रद्द करने की कोशिश कर रही है। तो इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की आदत रही है शुरू से ही भ्रम फैलाने की। जब जब इनको हार दिखलाई देती है ये भ्रम फैलाते हैं। कभी ये कहते हैं कि ये वोट का अधिकार छीन लेंगे, कभी ये कहते हैं संविधान का में ये परिवर्तन करेंगे, कभी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है। यानी जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और इनसे सत्ता छीनी है तब से इनको लोकतंत्र भी खतरे में लगता है, इनको वोट का अधिकार भी खतरे में लगता है, इनको संविधान भी खतरे में लगता है। यानी ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको 60 साल की शासन के बाद जनता ने जिस तरह से नकारा है। आप कल्पना करें कि 1984 के अंदर भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 संसद की पार्टी रह गई थी। आज हम 303 में हैं और 370 से अधिक जो है वो हम इस चुनाव में सीटें लेने जा रहे हैं और कांग्रेस जो 414 में थी 1984 में, वो आज 40 सांसद की पार्टी रह गई है और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद वो 40 का आंकड़ा भी शायद ना छू पाएं।
तो ऐसे ये इनकी हताशा और निराशा के बीच में जो है वो ये बयान मुख्यमंत्री देते हैं। मुख्यमंत्री को ये समझाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि उनकी नाकामयाबी किस तरह से, उनके 43 विधायक थे, 40 उनके अपने और 3 निर्दलीय विधायकों ने उनको समर्थन दिया और 15 महीने के अंदर वो अपनी सरकार को नहीं संभाल पाए और उनके 43 से वो 34 के ऊपर आकर के खड़े हो गए। और आज ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो 6 उपचुनाव हैं, ये उपचुनाव जनता के ऊपर मुख्यमंत्री ने थोपे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को अपनी कार्यप्रणाली की वजह से संभाल नहीं पाए और उनके विधायकों ने सरेआम उनका साथ छोड़ा और आज जो है हिमाचल प्रदेश एक बार उपचुनाव के दौर से गुजर रहा है। और अभी तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के कुछ और साथी उनका साथ अगर छोड़ दें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन होगा। जी, ऐसा भी कहा जा रहा है विपक्ष के जरिए कि जो कांग्रेस है उनको सिर्फ 10 सीटें चाहिए जीतने, उनको सिर्फ 1 सीट चाहिए जीतने के लिए, जबकि भाजपा को 10 सीटों की ज़रूरत है सत्ता में आने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को तो जनादेश विपक्ष में बैठने का दिया था। हम तो 26 पे थे और हमने कहा कि हम सरकार बना रहे, सरकार तो कांग्रेस की बनी थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी, अब आप इस गणना में ना पड़े कि 1 सीट चाहिए या 2 सीट चाहिए या भाजपा को 10 चाहिए या भाजपा को 4 चाहिए। आपको पूर्ण बहुमत प्रदेश की जनता ने दिया, लेकिन आपने उस बहुमत का अपमान किया। आपने जो लोगों के विकास के लिए नीतियां बननी चाहिए थी, जो प्रदेश का विकास होना चाहिए था, जिस तरह से आपदा का कुप्रबंधन आपने किया, जिस तरह से प्रदेश को आपने 15 महीने के अंदर 15 वर्ष पीछे की तरफ धकेला है, उस बात के ऊपर जवाब देना चाहिए। आपके प्रदेश की जनता ने चुना था भारतीय जनता पार्टी का। आप ये देखिए कि हमने राज्यसभा के अंदर उम्मीदवार दिया, हमारे 26 थे, लेकिन आपकी नालायकी की वजह से हम 34 के ऊपर पहुंचे। आप अपने उम्मीदवार, अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, ये नालायकी आपकी है। 2017 से लेकर के 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चली। एक घटना मुख्यमंत्री गिना दे, वर्तमान मुख्यमंत्री गिना दे कि किसी विधायक ने अपना कोई रोष प्रकट किया हो या किसी विधायक ने ये शिकायत मीडिया के अंदर जाकर के या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के अंदर कहा हो कि हम जयराम ठाकुर जी की नीतियों के साथ खुश नहीं हैं या जयराम ठाकुर हमारी बात नहीं सुनते हैं या मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने का और मुख्यमंत्री से मिलने का हमें समय नहीं मिलता है। तो ये जितनी नालायकियां हैं, आप इसको गणना के बीच में मत ले जाइए कि 1 चाहिए या 2 चाहिए। आप 43 पे थे, आप कैसे 34 पे आ गए, इसका जवाब दीजिए। आपने क्यों प्रदेश के भीतर जो है वो उपचुनाव की स्थिति ला करके खड़ी की, आप उसके ऊपर बात करिए। आप इस चीज के ऊपर बात करिए कि 2000, अगर पुराने शासन को भूल भी जाए तो 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के अंदर सत्ता में थी और कितने घोटाले हुए। आप पिछले अगर घोटाले हम आज़ादी के बाद का जीप घोटाले से लेकर के और बोफोर्स से लेकर के सारे अगर छोड़ दें तो पिछले 10 वर्षों के भीतर जितने घोटाले हुए हैं, उन घोटालों के ऊपर कांग्रेस पार्टी को, मुख्यमंत्री को और इनकी नेता, जो भी यहाँ राष्ट्रीय नेता आते हैं, उस बात के ऊपर जवाब देना चाहिए। जी, पूर्व में नेता रहे भाजपा में जो राकेश चौधरी जी हैं, अभी वो स्वतंत्र चुनावों में उतरे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं धर्मशाला सीट से। तो क्या लगता है आपको, उनका वोट बैंक जो है, क्या जो उनको ओबीसी अभी नेता के नाम से जाना जाता है, कितना वोट बैंक को जुटाने में सहायक रहेंगे, या फिर भाजपा उनको अपना एक ओपोनेंट में मानती है कांग्रेस के अलावा, या फिर नहीं? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक क्षमतावान कार्यकर्ता के रूप में उनको उम्मीदवार बनाया और ऐसा लगा कि अगर किसी कार्यकर्ता को चुनाव का में जाने का अगर मन है तो ठीक है, उसकी क्षमता का लाभ उठाया जाए। लेकिन क्षमताओं का लाभ बार बार नहीं मिलता है और वो किसी भी विचारधारा, क्योंकि वो कांग्रेस में भी रह लिए, वो आप में भी रह लिए, वो भारतीय जनता पार्टी में भी रह लिए, तो अब उनके जिस आधार के ऊपर वो राजनीति करना चाह रहे हैं, अब उनकी वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका चेहरा जो है वो जनता के सामने आ चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको कोई चुनौती नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधीर शर्मा
भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सुधीर शर्मा को राजनीति का एक लंबा तजुर्बा है, लंबे दौर से निकल करके आए हैं, CPS रहे हैं, वो मंत्री रहे हैं और धर्मशाला के विकास के लिए जो भी उनसे बन सका है उन्होंने किया है। और धर्मशाला को अपने समय में जब वो कांग्रेस की राजनीति भी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री भी थे, तो उन्होंने धर्मशाला की आवाज़ को और धर्मशाला के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। जी संजय शर्मा जी, यहाँ पर मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। कल यानी कि 27 मई को जो कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी, जिनमें इंदिरा गांधी की छवि भी देखी जाती है, वो यहाँ पर पहुँचने वाली है, जिसमें वो कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र को जो जनता है वहाँ की उनको संबोधित करेंगे। तो क्या लगता है आपको, एक बहुमत वो इकट्ठा करने में रहेंगे सफल, या फिर भाजपा एक उम्मीदवार जो ओपोनेंट की तरह मैदान में उतरा हुआ है वो वैसा ही खड़ा रहेगा? देखिए, अगर आप बात करें कि प्रियंका गांधी आएंगी और कोई फ़र्क उनके आने से पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने देश में करने की कोशिश की है, और जहाँ जहाँ वो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ करके चले जाते हैं। तो उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखे या जवाहरलाल नेहरू का साहस दिखे या कोई किसी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का वो लाभ लेना चाहे, उनका हाल भी राकेश चौधरी के जैसा ही है कि वो इनके चेहरे लोगों के सामने आ चुके हैं। चुनाव वो अब खुद स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। माताजी उनकी पहले ही चुनाव से भाग गई, वो राज्यसभा में चली गई, और हिमाचल प्रदेश में उनका अपना उन्होंने घर बनाया है, लेकिन जब आपदा आई तो वो कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं दी। वो जनता के साथ जो जुड़ाव अगर उनको दिखाना था, हिमाचल में रहती हैं तो हिमाचल के प्रति उनकी संवेदनाएं हिमाचल के प्रति होना चाहिए था। उनको दुख होना चाहिए, अगर दुख होता दिल से तो आपदा के दिनों में यहाँ पे आती। तो इसलिए ना उनका कोई विजन है, वो एक स्टीरियोटाइप नेता है, एक रटा रटाया भाषण होता है, वो भाषण देते हैं और चले जाते हैं, और जनता जो है वो उनको कहीं भी गंभीरता से नहीं लेती है। जी, जो जनता अभी देख रही है इस वक्त, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि पिछले 10 वर्ष का मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से उन्होंने अपना एक एक क्षण देश के लिए दिया है, देश के विकास के लिए दिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, और भारत की छवि विश्व स्तर पर पहुंचाने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को भी उन्होंने पूरा किया है, और अगले 5 वर्ष देश के लिए फिर विकास के लिए समर्पित रहेंगे। इसलिए जहां पिछले 10 वर्ष के अंदर 5 करोड़ घर गरीबों को दिए हैं, आने वाले समय में फिर 3 करोड़ घर जो है इतने 5 वर्षों में गरीबों को मिलेंगे। देश को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए विकास की योजनाएं आएंगी। उन योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए 1 जून को सभी मतदाता अपने घरों से निकलें और विकास के लिए वोट करें। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के संजय शर्मा जी। अब दोस्तों, 1 जून को किसका परचम लहराएगा दोनों पार्टियों में से हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। और अपडेट्स के लिए, चुनावी प्रचार के लिए, चुनावों के लिए कि कौन सी पार्टी परचम लहराएगी प्रदेश में, जुड़े रहे हमारे यानी कि सिटी 9 टाइम्स के साथ।